ठीक है, so we have 5 branches, roots, that is C5 to T1. From these 5 roots, we have 3 trunks, superior, middle and inferior. ठीक है, दोनों में C5, C6 is superior, C7 continues as middle, while C8 and T1 merges to form an inferior trunk. After trunk, we have divisions. From 3 trunks, we have 6 divisions in the form of anterior and posterior branches. These divisions are divided into 2 branches, the interior one and the posterior one. Then from these 6 divisions, ये जो divisions say 1, 2 and 3, and then 1, 2 and 3, these 6 divisions results in the formation of 3 chords. Chords कौन-कौन से होते हैं? Lateral, medial and posterior. Posterior को याद करते हैं जो superior, middle और inferior का posterior branch होती है. तीनों की posterior branch मिलती है और बनाती है chord. इसे हमने बोल दिया posterior chord. Then anterior, superior और middle का anterior division जो था, that forms the lateral chord, while inferior का जो anterior division था, that forms the medial chord. After chord, we have terminal branches. So we have 5 major branches. कितने chords थे? 1, 2, 3. तो 3 तो इनकी direct branch निकल ही जाएगी. एक ulnar निकल गई medial से, एक lateral से ऊपर निकल गई musculocutaneous. So we have 1, 2 तो ये हो गई. पोस्टीरियर जो होता है इससे 2 निकलती हैं. लेटरल से भी हमने देखा स्ट्रेट एक निकल रही थी, मीडियल से स्ट्रेट एक निकल रही थी, बस पोस्टीरियर से 2 निकलती हैं, एक्सिलरी एंड रेडियल. सो हाउ मेनी ब्रांचेस? 1, 2, 3 एंड द 4th वन. हमने क्या बोला? 5 मेजर ब्रांच है. तो 5th कहाँ से आती है? 5th लेटरल से कुछ फाइबर्स आते हैं, मीडियल से कुछ फाइबर्स आते हैं, एंड देन एक ब्रांच निकलती है, दैट इज द मीडियन. सो फाइनली वी हैव 5 मेजर ब्रांचेस फ्रॉम 3 chords, lateral, posterior, medial. Lateral से एक निकलेगी, medial से एक निकलेगी, ulnar and musculocutaneous. Lateral और medial से मिलके एक बनेगी, that is the median one, that is the 3rd branch. Next is the posterior chord. Posterior से जैसे lateral से single निकल रही थी, posterior से 2 निकलते हैं, the axillary nerve and the radial nerve. So these are the 5 branches of the brachial plexus. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ खास नहीं है. जो मेन चीज याद करने की है कि लेटरल कॉर्ड से ये देखें, नर्व रूट याद रखें. लेटरल कॉर्ड का नर्व रूट है C5 से C7. वाई? क्योंकि C5 C6 से यहाँ से तो आ ही रहा था, लेकिन C7 का जो पोस्टीरियर डिवीजन था, सॉरी एंटीरियर डिवीजन था, वो ऊपर जाके बनाता है लेटरल कॉर्ड. तो C7 का कुछ पार्ट जो है वो एंटीरियर डिवीजन से आ जाता है इसमें. तो इसका नर्व रूट हो गया C5 से C7. So all the branches that are arising from the lateral cord, उनकी रूट वैल्यू क्या होगी? C5 से लेके C7. Similarly, posterior cord की बात करें तो posterior में ये भी है, ये भी है, ये भी है. So we say C5 से लेके T1 और यानी posterior cord से जितनी ब्रांच निकलेंगी सबका नर्व रूट क्या होगा? C5 से लेके T1. Similarly, inferior में आ जाते हैं तो inferior का जो medial cord है बनता कहाँ से? वो C8 T1 से ही बनता है, इसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. सो इसमें से जितनी भी रूट ब्रांचेस निकलेंगी दैट विल बी दैट हैव द रूट वैल्यू दैट इज C8 to T1. बात करते हैं ब्रांचेस की. टर्मिनल ब्रांच 5 तो हमने पढ़ लिए हैं जो है. अपार्ट फ्रॉम दोस और कौन सी ब्रांच होती है? तो ब्रांच हमारी कुछ रूट से निकलती है और कुछ अपर ट्रंक से निकलनी है. दीज आर द ओनली 2 एरियाज जहाँ से आपकी ब्रांचेस निकलती हैं. ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं? C5 से एक ब्रांच निकलती है, सिर्फ डायरेक्ट C5 से, एग्जैक्टली C5 एज फार एज ब्रैकियल प्लेक्सस इज कंसर्न, इसमें C5 का इन्वॉल्वमेंट, वरना इसमें C4 C3 आएगा. ठीक है, तो C5 से आपकी 3 ब्रांच निकल रही हैं. पहली ब्रांच निकलती है विद द हेल्प ऑफ विद द मर्जिंग ऑफ C4 फाइबर्स, उसे बोलते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व. डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है ये किसे सप्लाई करती है? दिस सप्लाइज द मीडियल साइड ऑफ द योर स्कैपुला. ठीक है, मीडियल में वो होता है लिबेटस स्कैपुलाई, रोम्बोइडस मेजर माइनर, उनको सप्लाई करता है. सो दैट इज द डॉर्सल स्कैपुलर नर्व. देन वी हैव फ्रेनिक नर्व जो हमने पढ़ा था, दैट सप्लाइज द डायफ्राम एरिया. उसकी नर्व रूट क्या है? C3, C4 एंड C5. C5 इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक ब्रांच निकल गई डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, दूसरी ब्रांच निकल गई फ्रेनिक नर्व. थर्ड ब्रांच होती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच, arising from some fibers of C5, some fiber of C6 and some fiber of C7. तीनों में से कुछ कुछ फाइबर्स निकलते हैं. They merge with each other and finally form a nerve root, a nerve that is called as long thoracic nerve.
लॉन्ग थोरेसिक नर्व वो नर्व है जो सेरेटस इंटीरियर, नर्व टू सेरेटस इंटीरियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट सप्लाइज द सेरेटस इंटीरियर। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि आपने पैरालिसिस ऑफ सेरेटर इंटीरियर पढ़ा है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व। रूट से कितनी ब्रांच अराइज कर रही है? 3। फर्स्ट डॉर्सस स्कैपुलर नर्व, सेकंड फ्रेनिक नर्व जो सिर्फ C5 को इन्वॉल्व कर रही है, एंड द थर्ड वन इज अ लॉन्ग थोरेसिक नर्व जिसमें C5, C6 एंड C7 से फाइबर्स निकल रहे हैं। सो दीज आर द 3 ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम द रूट एरिया। कमिंग टू द ट्रंक एरिया, ट्रंक में सिर्फ अपर ट्रंक पे 2 नर्व्स निकलती हैं। फर्स्ट इज सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड द नेक्स्ट इज नर्व टू सबक्लेवियस। इनका नर्व रूट वैल्यू क्या है? C5 एंड C6 because they are arising from the trunk area. So their root value is C5 and C6, and they'll supply suprascapular area, that is supraspinatus, infraspinatus वाला जो area है, that is supplied by this nerve, while nerve to subclavius supplies the subclavius muscle at the clavicle. ठीक है? So these are the only 5 branches to here, and these 3 branches that arise apart from the cord area. सब कुछ cord से, जितनी भी terminal branches हैं, जितनी भी major branches हैं, सब निकलती है cord से। Apart from the cord, these 5 branches, phrenic nerve, dorsoscapular nerve, long thoracic nerve, suprascapular nerve to subclavius, they arise from the roots and the upper trunk area. Coming to the cord, cord से हम देखेंगे तो lateral cord से 3 branch निकलती हैं। First is a musculocutaneous, second one is a part of median nerve, and the one is lateral pectoral nerve, ठीक है। Similarly, coming to the posterior cord, इसमें से भी 5 निकलती हैं, medial cord इसमें से भी 5 निकलती हैं। What are those 5? Posterior से 2 मेजर निकल रही थी, axillary and radial, बाकी ये निकलती हैं, जिसे हम अल्नार से याद करते हैं। U for upper subscapular, L for lower subscapular. Then N is for nerve to latissimus dorsi, या हम इसे बोलते हैं thoracodorsal nerve. And then A and R is for axillary and radial. So these are the 5 branches of posterior cord. Coming to the medial cord, medial से भी 5 निकलती है, 4 times M in U. U is for ulnar, 1 is for median nerve. ठीक है? The lateral cord and medial cord, both cord median nerve के कुछ root fibers होते हैं। Okay, medial में 5 थी, 4 times M U, तो U से ये हो गया 1 M is medial. The medial cutaneous nerve of forearm, medial cutaneous nerve of arm. यानी मीडियल कॉर्ड से अगर आपके हाथ में फोरआर्म एंड आर्म की क्यूटेनियस सेंसेशन लॉस हो रही है, क्यूटेनियस मतलब पेरिफेरल स्किन की सेंसेशन, स्किन पे कौन कौन से सेंसेशंस होते हैं? टच, प्रेशर, ठीक है, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी अगर आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन जा रही है, यू कैन फ्लेक्स, यू कैन एक्सटेंड, दैट इज नॉर्मल, लेकिन सिर्फ आपकी नॉर्मल सेंसेशन जा रही है, स्किन जा रही है, दैट मीन्स मीडियल कॉर्ड में प्रॉब्लम आई है, that is resulting in median cutaneous, there is loss of sensation in the arm and the forearm area, ठीक है। Next is medial pectoral nerve supplying the medial of the medial part of the pectoralis muscle, यहाँ पे lateral pectoral nerve supplies the lateral part of the pectoralis major muscles. So these are some of the branches of the this complete brachial plexus. अब ये थोड़ा सा मैंने देखा है, इसे आप याद कर लीजिएगा आसानी से। बस musculocutaneous nerve किसे सप्लाई करती है? सप्लाइज द BBC muscle, that is biceps brachii, brachialis and coracobrachialis. Lateral pectoral nerve इधर and एक और medial pectoral nerve, both supply the pectoralis major and minor muscles. The most important one, median nerve. Median nerve किसे सप्लाई करती है? median nerve सप्लाई करती है flexures of the forearm. forearm में जो flexures होते हैं, यानी जो flex करते हैं hand को, उन्हें सप्लाई करती है, except 2 muscles, that is flexure carpi ulnaris and one more flexure digitorum profundus, उसका distal part, that is supplied by the ulnar nerve, this ulnar nerve, ठीक है। बाकी इसके अच्छे से हम अभी आगे पढ़ लेंगे कौन कौन से सप्लाई करती है। सो मीडियल, रेडियल और अल्नार को छोड़ के हम आगे देखते हैं। मीडियल क्यूटेनियस ये सब स्किन ऑफ आर्म एंड फोर आर्म करेंगी। एक्सिलरी नर्व जो है ये आपकी शोल्डर एरिया को सप्लाई करता है, सप्लाइंग द डेल्टॉइड एंड द टेरेस माइनर। रेडियल अभी आप छोड़ दीजिए, रेडियल वैसे हम देख लेते हैं। रेडियल सप्लाइज द एक्सटेंसर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रेडियल नर्व जो आपकी है दैट सप्लाइज द एक्सटेंशन, यानी आपके हैंड के एक्सटेंशन में अगर कोई नर्व इन्वॉल्व है दैट इज रेडियल नर्व, व्हाइल अल्नार एंड मीडियल नर्व both helps in flexion. Lower subscapular supplies the scapularis and teres major. Upper subscapularis supplies the upper part of subscapularis, and thoracodorsal nerve supplies the latissimus dorsi.
नेक्स्ट इज द फ्रेनिक नर्व, जो अपार्ट वो तो मेजर ब्रांचेस से इन पे आ जाते हैं। फ्रेनिक नर्व जो रूट्स और ट्रंक से इन्वॉल्व हो रहे हैं। फ्रेनिक नर्व सप्लाइज द डायफ्राम, डॉर्सस कैपिटल सप्लाई द रेम्स major and minor and levator scapulae. Then long thoracic nerve supplies the serratus anterior, nerve to subclavius. Suprascapular supplies the supra and infraspinatus muscle of the scapula. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम याद है तो आपको ये टेबल याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। एक्सिलरी नर्व सप्लाइज द शोल्डर एरिया, जहाँ पे डेल्टॉइड होता है, ठीक है। तो शोल्डर में अपर एरिया ना कह के हम लेटरल पे थोड़ा सा आ जाएं, दिस इज द अपर एरिया। अपर में ना जाके आप थोड़ा लेटरल आएंगे तो एक्सिलरी नर्व सप्लाइज दिस एरिया। यहाँ पे जो मसल होती है वी शेप की मसल होगी, अगर आप देखेंगे दिस वी शेप मसल इज नथिंग बट दिस इज द डेल्टॉइड मसल, जिसमें हम यूजुअली आपका इंजेक्शंस जो है वो यहीं पे दिए जाते हैं, ठीक है। सो एक्सिलरी नर्व की हम क्लिनिकल देखेंगे तब बताएंगे कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। सो दिस एरिया इज द एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व से आ जाते हैं हम रेडियल नर्व पे। रेडियल नर्व जो है हमेशा याद रखो, विच इज दिस पोजिशन एंड विच इज दिस इज सुपिनेशन, दिस इज प्रोनेशन, फ्रंट ऑफ द हैंड एंड द बैक ऑफ द हैंड। तो रेडियल नर्व कहाँ है, पीछे से आएगी, ये याद रखना। आगे हल्का सा ये आ रही है लेटरली, बट ये यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होती है, रेडियल नर्व बैक में प्रेजेंट होती है। व्हाई इट इज प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द हैंड, इट इज प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द हैंड बिकॉज एक्सटेंसर्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक। आपके फ्रंट में, ठीक है, सामने की तरफ फ्लेक्सर मसल्स होते हैं जो हाथ को फ्लेक्स करेंगे, यानी आपको मोड़ने में हेल्प करेंगे। और हाथ को सीधा रखना है, ठीक है, एक्सटेंड करना है, एक्सटेंशन। सो वो मसल्स प्रेजेंट होती हैं बैक में। सो रेडियल मसल्स, रेडियल नर्व सप्लाई द एक्सटेंसर्स सो दैट आर प्रेजेंट ऑन द बैक एंड सो द नर्व इज प्रेजेंट एट द बैक। नेक्स्ट इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और अल्नार नर्व के बारे में बस इतना याद रखिए। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज प्रेजेंट on the medial side while ulnar is present on the lateral side, ठीक है। this all is ulnar muscle, this blue region। इसका हम आगे देखते हैं, बहुत अच्छा सा है। इस चीज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब भी कोई भी पेशेंट आएगा वो नमनेस की अगर प्रॉब्लम लेके आता है, ठीक है, कि मुझे बहुत नमनेस हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नर्व कहाँ पे सप्लाई कर रही है। सो देयर आर थ्री नर्व्स दैट सप्लाइज, द अल्नार नर्व, द मीडियन नर्व एंड द रेडियल नर्व। अल्नार नर्व जो है वो कहाँ सप्लाई करती है, अल्नार नर्व सप्लाई करती है मीडियल वाले रीजन पे, ठीक है। दिस इज मीडियल, दिस इज लेटरल। अंगूठा जो होता है, थंब जो होता है, दैट इज प्रेजेंट लेटरली। मीडियल रीजन में किस किस को सप्लाई करती है, तो स्मॉल फिंगर को तो कंप्लीट करेगी दोनों तरफ से, आगे पीछे से, ठीक है, कंप्लीट हैंड में। लेकिन जो आपका ये मेरे ये कौन सी फिंगर है, रिंग फिंगर जो है आपकी, इसकी हाफ पार्ट को ही सिर्फ सप्लाई करती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, कभी भी देखोगे आपको अगर अल्नार नर्व में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंप्रेशन आ रहा है, वट एवर, ठीक है, या मीडियल कॉर्ड में कोई लीजन हो रहा है, इफ अल्नार नर्व इज इन्वॉल्व, आप हमेशा देखेंगे आपको पेन हो या टिंगलिंग सेंसेशन हो या नमनेस। नमनेस सबसे आसानी से पता चल जाता है कंप्रेशन पे, ठीक है। तो आप देखेंगे आपकी छोटी उंगली जो है वो हमेशा नम हो जाएगी, सुन पड़ जाएगी, और आपकी जो रिंग फिंगर है वो सिर्फ हमेशा हाफ जो है वही होती है। एंड द रीजन बिहाइंड इज जो सप्लाई है दैट इज द अल्नार नर्व। तो अल्नार नर्व में कोई प्रॉब्लम आएगी तो इतना ही पार्ट सिर्फ अफेक्ट होगा, आगे पीछे दोनों केस में, ठीक है। दैट इज द अल्नार सप्लाई। कमिंग टू द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व कहाँ सप्लाई करती है, फ्रंट ऑफ द हैंड में, जो बाकी का पूरा एरिया बचा दैट इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, कंप्लीट दिस एरिया। लेकिन हम पीछे आ जाते हैं, आप पीछे जाएंगे तो हाफ ऑफ दीज थ्री मसल्स आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व पीछे सिर्फ हाफ में सप्लाई करती है, हाफ ऑफ थ्री मसल्स, दीज थ्री फिंगर्स, द फर्स्ट फिंगर, द इंडेक्स फिंगर एंड द रिंग फिंगर का हाफ एरिया दैट इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। आगे की तरफ पूरा सप्लाई करती है, पीछे की तरफ सिर्फ हाफ ऑफ योर फिंगर्स को सप्लाई कर रही है। रेस्ट जितना पार्ट बचता है, व्हाट इज दैट इज द बैक ऑफ द थंब, कंप्लीट बैक ऑफ द थंब, एंड ये लोअर एरिया जो ये थ्री से इन्हें सप्लाई करता है रेडियल नर्व। तो अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी, ठीक है। अल्ना इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड, सो अल्ना, बस इसमें याद रखो, अल्ना बोन जो होती है रीडियल में होती है, तो अल्ना नर्व जो होगी दैट विल आल्सो बी सप्लाइंग द मीडियल एरिया, so this is the medial, then median nerve, and then this one is the ulnar nerve. Okay, coming to the clinical anatomy of brachial plexus. क्लिनिकल एनाटमी जब भी हम पढ़ते हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस की, तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। हम देखेंगे साइट ऑफ इंजरी,
कहाँ पे इंजरी हुई है, द अपर ट्रंक पे हुई है, रूट कोई है या कॉर्ड है, कहाँ पे है, दैट इज द साइट। देन व्हाट इज द कॉज ऑफ इंजरी, इंजरी हुई कैसे है, व्हाट इज द कॉज, नर्व रूट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, मसल कौन कौन सी पैरालाइज होंगी, डिफॉर्मिटी क्या होगी, डिसेबिलिटी क्या होगी, डिफॉर्मिटी यानी पेशेंट का हाथ कैसा हो जाएगा, डिसेबिलिटी वो क्या चीज नहीं कर पाएगा, सेंसरी लॉस मैंने आपको बताया क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म थे, ठीक है, सो दैट इज सप्लाइंग द आर्म एंड द फोर आर्म में, सो डिपेंड करता है कि सेंसरी लॉस है या नहीं है। देन वेसोमोटर चेंजेस एंड ट्रॉफिक चेंजेस, यानी क्या होता है जब भी सेंसरी सप्लाई लॉस होती है तो वहाँ पे जो वेसल्स जाती हैं वो भी सूखने लग जाती हैं, वो सूखने लग जाएंगी तो वहाँ पे पहले ड्राइनेस है, स्केली स्किन हो जाएगी, जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके हाथ में, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दैट वोंट गेट सप्लाई, तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई स्केली हो जाएगी, सो दैट इज वेसोमोटर चेंजेस एंड ट्रॉफिक चेंजेस। जो स्वेट ग्लैंड और मैं सेबेशियस बता रही हूँ दैट इज अ ट्रॉफिक चेंजेस, एंड वेसोमोटर चेंजेस में आ जाता है आपका वेसल्स की ब्लड सप्लाई। सो फर्स्ट इज द, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट वन पढ़ा रही हूँ, इसमें बहुत सारा है पढ़ने को तो वो विल सी लेटर, बट अभी हम देखते हैं अर्ब्स पैरालिसिस। व्हाट इज अर्ब्स पैरालिसिस एग्जैक्टली? अर्ब एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस डिजीज को डायग्नोज किया था, तो उसी के नाम पे इस डिजीज का नाम आया है। व्हाट इज अर्ब्स पैरालिसिस? अर्ब्स पैरालिसिस में अपर ट्रंक पे, ट्रंक नंबर याद रखो, ट्रंक पे, ठीक है, अपर ट्रंक में इंजरी होती है। व्हाट इज अपर ट्रंक अर्ब्स पॉइंट? अब हम चलते हैं एक बार आपके अर्ब्स पॉइंट देखने के लिए, यहाँ पे दिख जाएगा। ओके ओके, हम यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं, अपर ट्रंक पे है एग्जैक्टली दिस एरिया, 1 2 3 4 5, ओके, ये थोड़ा सा अजीब सा बना है, सो डोंट गेट, दिस इज द ट्रंक एरिया, ठीक है। ये अर्ब्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे 5 नर्व फाइबर्स निकलते हैं, 5 रूट होती हैं, यानी 5 डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। सो आप देखेंगे C5 और C6 मिलते हैं तो एक नर्व फाइबर ये रहा, एक नर्व फाइबर ये रहा, ये हो गए 2। तीसरा ये जो सुपीरियर ट्रंक बना रहा है, दोनों मिलके एक नर्व फाइबर बना रहे हैं, ये हो गया आपका तीसरी नर्व। तो 1 नर्व फाइबर, सेकेंड नर्व फाइबर, थर्ड नर्व फाइबर। हमने बोला 2 नर्व फाइबर और होते हैं, मैंने यहाँ आपको ब्रांचेस जो दिखाई हैं, जो 2 ब्रांच निकलती हैं ट्रंक से, तो ये इस एरिया से निकलती हैं, 1 एंड 2 हमने यहाँ पे दिखा दिया था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। सो एक पॉइंट होता है जहाँ पे 5 नर्व फाइबर्स होते हैं, 1 2 3 एंड दीज 2 ब्रांचेस। सपोज अगर मैं इसे यहाँ से ऐसे ऐसे निकाल दूँ, इसमें एक सुप्रास्कैपुलर नर्व चली जाएगी, एक नर्व टू सबक्लेवियस हो जाएगी, और तीसरी सीधी सुपीरियर ट्रंक बना देगी। सो ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे रूट और ट्रंक का फॉर्मेशन है, रूट खत्म होकर ट्रंक फॉर्म हो रहा है, दिस एरिया जहाँ पे 5 पॉइंट होता है, 5 नर्व फाइबर्स अराइज करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अर्ब्स पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर इंजरी हो जाती है देन दैट इज कॉल्ड एज अर्ब्स पैरालिसिस, ठीक है। कौन सा अर्ब्स पॉइंट है? 1 2 3 एंड 4 5, ये दोनों अगर यहाँ से हम निकाल देंगे ऐसे ऐसे करके, तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज अर्ब्स पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये C5 से आया, ये C6 से आया, फिर ये जो एक फाइबर है दिस इज सुपीरियर ट्रंक, फिर इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन हो गया, ठीक है। सो दिस इज, फिर यहाँ से एक चली गई सबक्लेवियस को, एक चली गई सुप्रास्कैपुलर को। सो ये पॉइंट जहाँ पे 5 नर्व फाइबर्स हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम अर्ब्स पैरालिसिस, दैट इज 1 2 3 4 एंड एक आगे 5th पॉइंट। तो साइट ऑफ इंजरी क्या हो गया? अपर ट्रंक, ऑफकोर्स दिस इज अपर ट्रंक बोल रहे हैं, सुपीरियर ट्रंक बोलते हैं, कुछ भी, और अर्ब्स पॉइंट, सो दिस इज अर्ब्स पॉइंट। इंजरी का कॉज क्या है? इंजरी का कॉज है बर्थ इंजरी, बर्थ इंजरी और शोल्डर, फॉल ऑफ शोल्डर, इस तरह से आप गिरे यहाँ पे, ठीक है, शोल्डर पे के लेवल पे गिरेंगे, तो यहीं पे आपके ऑब्स पॉइंट के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कमिंग टू द बर्थ इंजरी में क्या होता है, जब भी बेबी को डिलीवर कर रहे होते हैं, सो देर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस, कुछ स्टेप्स होते हैं, ऐसे पकड़ के नॉर्मल जैसे है, या ऐसे पकड़ के खींचने से बाहर नहीं आता है, देर आर मोशन, कि पहले बेबी का हेड डाउन होना चाहिए, फिर उसे लेटरली मूव कराना है, देन उसे फिर से एक और बार डाउन मूव करना है। तो ये जो एक प्रोसेस होता है, अगर किसी को नहीं पता है और वो गलत तरीके से बच्चे को खींचेगा, ठीक है, इन दैट केस दैट इज द बर्थ इंजरी। ड्यूरिंग बर्थ दैट जो उसका अपर ट्रंक है दैट मे गेट डैमेज। तो नॉर्मल नॉर्मल सी बात है, अपर ट्रंक का नर्व रूट क्या होगा? C5 एंड C6।
C5 C6 हो गया। अब आ गया मसल पैरालाइज। मसल पैरालाइज वो होगी जो यहाँ से अराइज कर रही है। अब यहाँ से कौन कौन अराइज कर रहा है? यहाँ से मस्कुलोक्यूटेनियस सप्लाई, मतलब जो 5 नर्व्स हो जाती हैं, 3 तो लेटरल कॉर्ड की और बाकी आपके इसकी जो नर्व टू सबक्लेवियस है और सुप्रास्पाइनस है, दोज नर्व्स जो हैं दोज विल बी इन्वॉल्व। अब वो जिस को सप्लाई करेंगी वो सारी मसल्स भी हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। दैट इज द बीबीसी, बाइसेप्स, ब्रैकियोरेडियलिस एंड कोरेकोब्रैकियालिस एंड डेल्टॉइड सुप्रास्पाइनस। कमिंग टू द डिफॉर्मिटी अब देखेंगे तो पुलिसमैन टिप और वेटर टिप पैरालिसिस हो जाएगा। यानी पुलिसमैन कभी भी देखो, जब भी आप किसी को कुछ पैसे देते हैं तो हमेशा हम सामने से देते हैं, जायज तरीका। लेकिन अगर किसी को नाजायज देते हैं, दैट इज द पुलिसमैन को नाजायज टिप देना इज नाजायज, सेम इज द केस विद द वेटर को टिप देना इज नाजायज। तो ये दोनों तरीके से क्या है, पीछे से लेंगे हाथ हम। कभी आगे जो भी बंदा लेगा वो सामने करके नहीं लेगा, वो हमेशा पीछे से लेगा, ठीक है। तो उसका हाथ इस तरह से मुड़ जाता है। तो इस चीज को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज पुलिसमैन टिप और वेटर्स टिप पैरालिसिस। डिसेबिलिटी, पेशेंट जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं कर पाएगा? पेशेंट जो है एबडक्शन और लेटरल रोटेशन नहीं कर पाएगा एंड फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म। आराम से अपने पोजीशन में बताती रहूंगी, आप लोग करते रहिए। व्हाट इज एडक्शन, व्हाट इज एबडक्शन? एडक्शन होता है अपने हाथ को अपने बॉडी के पास रखना, और जैसे आप अपने बॉडी से हाथ को दूर लेके जाएंगे दैट इज एबडक्शन, ठीक है। इधर लेके आना इज एबडक्शन, जैसे ये रखा हुआ है दिस इज एडक्शन। सो यू वोंट बी एबल टू गेट योर आर्म ओवर हियर, व्हाई? बिकॉज डेल्टॉइड इज अफेक्टेड। कुछ मसल्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में अभी प्रेजेंटेशंस होंगी तो आप देखेंगे किस मसल का क्या काम है, ठीक है। सो इन दैट केस सी डेल्टॉइड हेल्प्स इन एडक्शन एंड एबडक्शन। तो क्योंकि वो तो पैरालाइज हो गई है, सो देयर विल बी नो एडक्शन, एबडक्शन नहीं होगा। यानी अपना पेशेंट जो है दैट वोंट बी एबल टू टेक हिज हैंड अवे फ्रॉम द बॉडी। फर्स्ट, लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म नहीं होगा, व्हाई? क्योंकि हमारा जो आर्म है ये मीडली रोटेटेड है। अपने हाथ को सीधा रखो, सीधा रखने के बाद जो पोजीशन इसमें है उस पोजीशन में अपने हाथ को जब आप रोटेट करेंगे, स्टिल फाइन कि आप अपने हाथ को लेटरली रोटेट कर, मीडली रोटेटेड हो गया है, हो चुका है मीडली रोटेटेड। तो नॉर्मल सी बात है, आप अपने हाथ को लेटरल रोटेटेड नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म जो है वो नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। सो दिस इज आर्म एरिया। अभी आर्म की बात थी, आर्म इज अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर जो भी एरिया है दैट इज योर आर्म एरिया। कमिंग टू द फोर आर्म एरिया, फोर आर्म पे आ जाते हैं। फोर आर्म में फ्लेक्शन नहीं होगा, यानी ऐसे एक्सटेंडेड रहेगा हाथ, मुड़ेगा नहीं ना। बस सी बात है, जिसका हाथ ऐसे हो जाएगा वो कैसे मुड़ेगा, पीछे भी नहीं मोड़ पाएगा। सो देयर विल बी नो फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, सुपिनेट नहीं कर पाएगा अपने फोर आर्म को। दैट इज these two things will happen। हाथ की पोजीशन क्या होगी? नॉर्मल पोजीशन ऐसे ही रहती है पेशेंट की। एडिक्टेड होगा, मिला हुआ है, मीडली रोटेटेड होगा तभी ये पीछे हो गया है। एक्सटेंशन होगा, फोर आर्म देखेंगे तो आप एक्सटेंडेड है एंड प्रोनेटेड है, ठीक है, पीछे की तरफ से प्रोनेशन हुआ है। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ योर हैंड। सेंसरी लॉस जो है वो दैट विल बी ओवर द डेल्टॉइड एरिया ओनली। जो डेल्टॉइड एरिया कंप्लीट, उसमें आपको कंप्लीट सेंसेशन मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल सेंसेशन जो है स्किन के वो सब मिलेंगे एक्सेप्ट एट द डेल्टॉइड एरिया, दैट इज दिस एरिया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं मिलेगा। सो दैट इज अर्थ पैरालिसिस। नेक्स्ट इज क्लम्पीज पैरालिसिस। क्लम्पीज पैरालिसिस में साइट ऑफ इंजरी इज लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक आपको याद है नीचे होता है लोअर ट्रंक, ट्रंक एरिया है, कॉर्ड नहीं है, याद रखिएगा। लोअर ट्रंक में प्रॉब्लम आई है। लोअर ट्रंक की वजह क्या होती है? अनडू एबडक्शन ऑफ आर्म, यानी कोई आपका हाथ पकड़ के खींच ले, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, आप देखेंगे टग ऑफ वॉर में कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो रस्सी की जगह पे इंसान को खड़ा करके, एक इंसान इधर से खींच रहा है, एक इंसान दूसरी तरफ से खींच रहा है। बड़ों में कभी इतना नहीं है, बट बच्चों के केस में इसे अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दिस कॉजेज एबडक्शन। इस एबडक्शन के चक्कर में क्या होता है, आपका लोअर ट्रंक जो है ब्रैकियल प्लेक्सस का दैट गेट्स डैमेज एंड रिजल्ट्स इन क्लम्पीज पैरालिसिस। बर्थ इंजरी कैसे हो सकता है? अगर बच्चा जो है वो ब्रीच पोजीशन में है, यानी उसके पैर नीचे हैं, हाँ पैर नीचे है और सर ऊपर है, दैट इज ब्रीच कंडीशन। तो जब हम बच्चे को पकड़ के खींचेंगे, नहीं वो दैट कंडीशन नहीं होगा, सॉरी कंडीशन ब्रीच नहीं होगी। इस केस में क्या होगा कि हेड से पहले बच्चे का हाथ बाहर आ जाए, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बेबी का हेड के अलावा उसके हाथ बाहर आ गए तो जो डॉक्टर है, जो भी अटेंडेंट है, इफ दैट पर्सन इज
एबडक्टिंग द आर्म, अगर वो उसका हाथ पकड़ के खींचेगा, क्योंकि खींचना तो होता ही है, थोड़ा सा आप लोगों को प्रेशर देना ही होता है, तो इफ द डॉक्टर विल एबडक्ट द आर्म, तो बर्थ इंजरी रिजल्ट इन इंजरी इन लोअर ट्रंक दैट कॉजेस Klumpke's पैरालिसिस। थर्ड इसका पॉइंट कॉज हो सकता है दैट इज सर्वाइकल रिब। हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज सर्वाइकल रिब। नॉर्मली हमारे जो रिब्स होती हैं दैट आर 12 इन नंबर, बट अगर कोई एक्स्ट्रा रिब प्रेजेंट है दैट इज द फर्स्ट रिब। ब्रैकियल प्लेक्सिस का अगर आप फ्लो देखेंगे कैसे कैसे फ्लो करता है, सो की दो हमने पढ़ा था, स्कैलिनस मीडियस और एंटीरियर, जो दो मसल है उनके बीच में से निकलता है, फिर आपके क्लेविकल के नीचे से होता हुआ एक्सिला में एंटर करता है। क्लेविकल के नीचे से मतलब क्या होता है, क्लेविकल के नीचे क्या है, फर्स्ट रिब। सो देयर इज नॉर्मल स्पेस बिटवीन। लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर सर्वाइकल रिब प्रेजेंट है, यानी एक एक्स्ट्रा रिब प्रेजेंट है, तो वो एक्स्ट्रा रिब कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट रिब। तो नॉर्मल सी बात है, जो नॉर्मल वहां पे गैप था वो गैप जो है कम हो जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन कंप्रेसिंग। ये कंप्रेस करेगा तो वहां से लोअर ट्रंक सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, कंप्रेस होता है, रिजल्ट इन फर्दर Klumpke's पैरालिसिस। सो दीज आर द थ्री कॉजेज ऑफ Klumpke's पैरालिसिस। नर्व रूट्स आप देखेंगे ऑफ कोर्स C8 एंड T1 होता है, लोअर ट्रंक बनता है C8 एंड T1 से। मसल कौन कौन सी पैरालाइज होंगी, यहाँ पे कौन कौन सा देख लो नर्व, सोचो कौन कौन सी नर्व यहाँ पे बनी है। यहाँ पे मीडियन नर्व है, अल्नार नर्व है, ठीक है, दोनों है यहाँ पे, और बाकी छोटी छोटी तीन क्यूटेनियस नर्व्स हैं, ठीक है। मीडियल से यही होता है, 4MU होता है ना, 4MU में अल्नार हो गई, मीडियल हो गई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, एंड थर्ड होती है मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो आप देखेंगे इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, यानी कंप्लीट फ्लेक्सर्स जो होते हैं आपके, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होते हैं, अल्नार फ्लेक्सर्स होते हैं, ठीक है। जो मीडियल नर्व जो है वो भी फ्लेक्शन में ही हेल्प करती है, अल्नर भी फ्लेक्शन में हेल्प करती है, बट अल्नार का फ्लेक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है आपके फिंगर्स में। लेकिन अगर आप बात करेंगे आपके फोर आर्म का फ्लेक्शन, तो वो ज्यादातर आप कौन इन्वॉल्व होता है, उसमें मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है, क्योंकि मीडियन नर्व अपर ट्रंक से भी, कुछ पार्ट अपर ट्रंक से भी आता है, ठीक है। तो मीडियन फ्लेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर से अपर ट्रंक के मीडियल पार्ट से हो जाता है, ठीक है। सो ओनली अल्नार रीजन जो फ्लेक्शंस हैं, जो रिस्ट और फिंगर्स को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाएंगे, वो मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका हाथ क्या हो जाएगा, क्लॉ हैंड, यानी वो आप अपना क्लॉ हैंड देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह का हाथ हो जाता है जिसमें आपके सारे फिंगर्स जो है वो फ्लेक्स्ड हो जाएंगे, तो दैट इज क्लॉ हैंड। एक्सटेंशन नहीं हो पाता है, किसका एक्सटेंशन नहीं होता है, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, ये जो आपके फिंगर्स अटैच्ड हैं आपके पाम एरिया से, दैट इज मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, इसमें एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन क्लॉ हैंड फॉर्मेशन। आपका हाथ कैसा होगा, आपका फोर आर्म सुपिनेटेड होगा, रिस्ट जो है, ये रिस्ट जो है दैट विल ऑलवेज बी एक्सटेंडेड, फिंगर्स जो है वो फ्लेक्स्ड हो जाएंगे। सेंसरी लॉस की बात की जाए तो आप देखेंगे जहाँ पे भी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म सप्लाई कर रही है, दैट इज यूजुअली सप्लाइंग द मीडियल एरिया ऑफ योर हैंड, सो दैट विल हैव सेंसरी लॉस। Klumpke's पैरालिसिस में हम देखेंगे नर्व रूट कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही थी, C8 एंड T1। हमने शुरू में पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय द thoracolumbar फ्लो, ठीक है। तो T1 जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका जो नर्व रूट जैसे T1 इन्वॉल्व है, तो इस T1 क्योंकि इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई जो है दैट इज द आई एरिया, ठीक है, ये आई को सप्लाई करती है, तो कभी कभी क्या होता है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कभी कभी आपकी आई भी इन्वॉल्व हो जाएगी ड्यू टू इंजरी टू लोअर ट्रंक, स्पेशली द T1 अगर इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस T1 का जो इफेक्ट है, ये अपार्ट फ्रॉम दीज मसल्स दैट इज अपर लिम्ब के अलावा अलावा ये सिंपैथेटिक सप्लाई प्रोवाइड करती है आई को, तो आपकी आई इन्वॉल्व हो जाएगी। नाउ व्हेनेवर देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई, दिस इज कॉल्ड एज हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम है, हॉर्नर सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई दैट इज फ्रॉम T1, इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम T1 बट अगर T1 भी इन्वॉल्व है, सिर्फ Klumpke's पैरालिसिस की बात करें तो T1 अगर इन्वॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से आपके आई में अफेक्ट आने लग जाए, ठीक है, आपकी आई जो है उसमें चेंजेस आपको दिखने लग जाए, नाउ दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हॉर्नर सिंड्रोम।
एग्जैक्टली हॉर्नर सिंड्रोम में होता क्या है? हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, आपका जो प्यूपिल है, दैट इज द ब्लैक पार्ट जो छोटा बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, वो छोटा हो जाता है, दैट इज इट गेट डिक्रीज प्यूपिल साइज के लिए हम एक पैथोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, दैट इज मायोसिस. व्हाट इज मायोसिस? मायोसिस इज डिक्रीज प्यूपिल साइज. नेक्स्ट आता है टॉसिस. व्हाट इज टॉसिस? पी साइलेंट ओवर हियर. तो टॉसिस कौन सा कंडीशन है? टॉसिस इज अ कंडीशन जहाँ पे आपकी आईलिड जो है वो ड्रूप कर जाए. दैट मीन्स जो भी साइड अफेक्ट होगी, इट्स नॉट लाइक कि अगर राइट साइड हुई तो लेफ्ट साइड भी हो सकता है सिर्फ एक ही साइड अफेक्ट हो. तो इन दैट केस जो भी साइड आपकी अफेक्ट होगी उस साइड का आईलिड, स्पेशली द अपर आईलिड जो है वो ड्रूप करेगा, यानी वो प्रॉपरली खुलेगा नहीं, वो गिरता हुआ रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज ड्रूपिंग आईलिड, यानी वो प्रॉपर आंख नहीं खोल पाएगा. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज टॉसिस. थर्ड इज सिंकिंग ऑफ आइज. आपकी आंखें जो है वो अंदर की तरफ आपको घुसती हुई महसूस होंगी. इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनऑप्थेल्मोस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपका साइड अफेक्टेड है उस साइड फेस पे आपको स्वेटिंग कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज एनहाइड्रोसिस. ठीक है. So these are the four conditions that that is the diagnostic point for Horner syndrome. Horner syndrome में अगर ये चार चीजें पाई जा रही हैं, so we can say that it is a Horner syndrome. ठीक है. Meiosis, ptosis, anophthalmos and hydrosis. ठीक है. नेक्स्ट विल टेक लेटर. अभी 4-5 पॉइंट छोटे छोटे रह गए हैं वैसे. ठीक है. सो इंशाल्लाह टुमारो आई विल कंप्लीट दिस, ताकि आपको प्रेजेंटेशन में ज़्यादा टाइम मिल जाए थोड़ा सा. दिस वोंट टेक मच टाइम. हो सकता है 10-12 मिनट्स, 10-15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा. है बहुत छोटा सा. ठीक है. सो विल डू इट टुमारो, या अगर आप आज ही कंप्लीट करना चाहते हैं सो एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना. विल कंप्लीट, आप लोग जैसा बोले, ताकि कल आप फ्री हो जाए. जो आपको बेटर लगे आप बता दें मुझे. समझ में आ गया? नेक्स्ट इज द विंगिंग ऑफ स्कैपुला, जो हम पढ़ चुके हैं. विंगिंग ऑफ स्कैपुला में क्या होती है? विंगिंग ऑफ स्कैपुला में सेरेटस एंटीरियर को जो नर्व सप्लाई कर रही थी, दैट इज लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल, अगर उस पर इंजरी हो जाए देन जो कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड एज विंगिंग ऑफ स्कैपुला. व्हाट इज विंग? विंग को आप समझ सकते हैं, विंग इज पंख लाइक. आप देखेंगे आपको पंख लाइक आपके बैक में अपियर्ड होगा. ठीक है. ट्राइंगुलर सा एरिया अपियर होगा. कहाँ पे? स्कैपुलर रीजन में. तो स्कैपुला की विंगिंग होती है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज विंगिंग ऑफ स्कैपुला. Why it happens? Because there is injury to long thoracic nerve of bell. Long thoracic nerve of bell बोल देते हैं, ऐसा long thoracic nerve. Long thoracic nerve से अगर इंजरी होगी तो फिर क्या होगा? आपको ये कंडीशन डेवलप होगी जिसमें आपको ये नर्व डैमेज हुई तो जैसे सप्लाई करी वो पैरालाइज हो जाएगी. दैट इज सेरेटस एंटीरियर. कॉज ऑफ इंजरी क्या है? हैवी लोड ऑन शोल्डर. सॉरी यार, इज नॉट रिटन. तो हैवी लोड, अगर कोई इंसान बहुत भारी चीज उठाता है या फिर सडन प्रेशर फ्रॉम, या ऊपर से कोई सडन प्रेशर लगता है आपको यहाँ पे. ठीक है. बोथ दीज टू कंडीशंस causes injury to the long thoracic nerve. हम पढ़ चुके हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहाँ से अराइज करती है? रूट से. कौन से रूट से? C5, C6 and C7 से अराइज करती है. मसल पैरालाइज ऑफ कोर्स विल बी सेरेटस एंड डिफॉर्मिटी विल बी विंगिंग ऑफ स्कैपुला. यानी जब भी आप अपने हाथ को उठाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप अपने हाथ को एबडक्ट करेंगे, उठाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? आपके जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा. यूजुअली आप अपने आप को या अपने घर में फील करके देखें. आप पेशेंट अपने घर में किसी का भी हाथ उठवाएं, कुछ भी करेंगे, ये जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का, इट इज नेवर प्रोमिनेंट. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रोमिनेंट नहीं है, सेम जैसे कि यहाँ पे भी नहीं होगा. लेकिन अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है विंगिंग ऑफ स्कैपुला की, यानी इसकी लॉन्ग थोरैसिक नर्व में इंजरी हुई है, तो वो यहाँ पे उसका जो मीडियल